दोस्तों ये पेपर है सीबीएसई का जो असिस्टेंट सेक्रेटरी का एग्जाम हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि हुआ था 11 अगस्त 2024 में। ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ये लोग कैसा करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस पूछते हैं। ओके, ये जो सीबीएसई का असिस्टेंट सेक्रेटरी का एग्जाम हुआ था ये लेवल 10 के लिए हुआ था। लेवल 10 पे लेवल समझ लो आप, 80-90 हज़ार सैलरी है। तो जब ये इस लेवल में सबसे हाईएस्ट लेवल है अभी तक एग्जाम में, क्योंकि अभी तक लेवल 10 की ही भर्ती होती है, इससे ऊपर भर्ती नहीं होती है डायरेक्ट में, अगर जिसमें कोई एक्सपीरियंस ना मांगा हो। तो यही थी असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन की। ओके, और ये था आपका लेवल 10। ये चीज़ पे आप लोग ध्यान देना, लेवल 10 है आपका पे लेवल। ओके, इससे नीचे आप देखोगे सुप्रिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, फिर सुपरिटेंडेंट, फिर सीनियर असिस्टेंट, फिर जूनियर असिस्टेंट, फिर एमटीएस, ये सब आते हैं। तो ये है आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी एग्जामिनेशन। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कैसे सीबीएसई पूछता है, क्योंकि जो आपके अन्य एग्जाम होंगे सीबीएसई के, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे आपका सुपरिटेंडेंट हो, चाहे आपका एएसओ हो, उन सभी में आप एक हल्का आइडिया लगा लोगे कि यहाँ पर कैसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ओके, तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इनके साथ साथ में बेसिक फैक्ट्स भी मैं आप लोग को बता दूंगा। ओके, यहाँ पे पूछा है भारत के संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार नहीं होता है। देखो यहाँ पे सिंपली ये बोल रहे हैं कि इनमें से किसका जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आपने पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, देखो आपने वोट दिया। ओके, पहली बात तो ये इनडायरेक्ट होता है। आपने वोट दिया, आपने वोट में एक पर्ची रखी, उस पर्ची में आपने अपनी प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, और वही आपका फिर ट्रांसफर होता रहेगा दूसरे वोट पे। अगर वो बंदे के पास यहाँ पे वो नहीं जीतता है तो आपका वोट सेकंड वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यहाँ पे सिंपली ये आपसे कहना चाहते हैं। तो देखो राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको कौन चुनता है भाई, उनको हमारे राज्य के एमएलए चुनते हैं और वो इसी मत प्रणाली से चुनते हैं। देन स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसको ऐसे वोट देके नहीं चुनते हैं, इसको जो सरकार केंद्र में बनाते हैं उनके द्वारा चुनी जाती है, उनके द्वारा यहाँ पे वोट होता है। और उस वोट में यहाँ पे ऐसा सिंगल प्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं चलता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं चलता है। प्रेसिडेंट के वोट में एमएलए एमपीज वोट देते हैं और वो इसी पद्धति के हिसाब से चलता है। वाइस प्रेसिडेंट में भी सेम यही प्रोसीजर चलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। वर्तमान में कौन है, तो ये है ओम बिड़ला, और पहले भी यही थे। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में ये दोबारा आ सकता है। इस बार 2024 में जब इलेक्शन हुए थे 2024 में, प्रोटेम स्पीकर कौन बना। प्रोटेम स्पीकर आपको पता होना चाहिए, वो स्पीकर होता है जब सरकार बनती है, जब हमारा कोई भी स्पीकर नहीं होता है तो कुछ समय के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है उस सदस्य, जो सदन होता है लोकसभा का, सबसे वृद्ध व्यक्ति को। तो वो कौन थे, बृहत्हरि मेहताब। ठीक है, बृहत्हरि मेहताब, ये चीज आप लोग याद रखना। ओके, नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट recent इंक्लूजन मेड इन 2004 टू द लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8th अनुसूची में आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी कि आधिकारिक भाषा देखने को मिलती है। भारत की टोटल कितनी है, 22 है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पास टोटल 14 भाषाएं थी। उसके बाद सबसे पहले जोड़ी गई बोडो, है ना, नहीं, सबसे पहले जोड़ी गई सिंधी, सबसे पहले जोड़ी गई सिंधी, उसके बाद मणिपुरी, नेपाली एंड कोंकणी। उसके बाद चार भाषाएं जोड़ी गई सीधा। कौन कौन सी जोड़ी गई, बोडो, ठीक है, और डोगरी, देन मैथिली एंड सैंथली, ये चार जोड़ी गई। कब जोड़ी गई थी, 2004 में जोड़ी गई थी। तो ये चीज ध्यान देना आप। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डोगरी। डोगरी भाषा कहाँ पे बोली जाती है भाई, जम्मू में और हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में ये बोली जाती है। ओके, डोगरी को जोड़ा गया था 2004 में, किसके साथ, बोडो के साथ, मैथिली और सैंथली के साथ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार यहाँ पे 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड जो लोग करते हैं, जैसे कि आपका बीए प्लस बीएड होता है ना, वो 4 साल का इंटीग्रेटेड भी होता है, तो वो 4 साल का हो जाता है। विल बिकेम द मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पर एनईपी 2020 में ये कहा गया है कि बीएड को हम इंटीग्रेटेड, जो इंटीग्रेटेड बीएड होता है ना, वो एक क्या बन जाएगी, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन बन जाएगी अगर किसी को स्कूल में टीचर बनना है तो वो कब तक के लिए बोला है, तो ये सिंपल है, या आप लोगों को पता है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ओके, तो 2030 तक के लिए बोला है, 2030 में ये करना जरूरी है।
अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2023, जिसको WHO पब्लिश करता है, मोर्टालिटी रेट यानी कि कितने बच्चे पैदा होने के बाद, जैसे वो बर्थ रेट हो गया, जैसे कितने बच्चे पैदा होने के बाद जीवित बचते हैं ड्यू टू अनसेफ वाटर एंड हाइजीन कंडीशन इज मैक्सिमम। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कौन से क्षेत्र में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है ना। अनसेफ वाटर वो क्या है, मैक्सिमम है, क्यों, गंदे पानी, गंदगी की वजह से वहाँ पे वो ज़्यादा है, ज़्यादा बच्चे मरते हैं, तो वो कौन सा है, मिडिल ईस्ट, तो आपको पता ही होगा मिडिल ईस्ट के वाला कौन सा क्षेत्र है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, है ना, भूमध्य सागर वाला ईस्ट वाला रीजन जो है, वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही मर जाते हैं गंदगी और गंदे पानी के हिसाब से। What is the name of the law passed by 2023 by the Indian Parliament which ensure reservation for women in legislature? 33% रिजर्वेशन दिया गया। मातृ शक्ति था कौन सा बताओ, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां अमेंडमेंट है, बिल, अमेंडमेंट बिल बोल रहा हूँ मैं, अमेंडमेंट नहीं बोल रहा हूँ, और 106 है अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ये भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में आएगा। विच ऑथर वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 इन तमिल में, किसको दिया गया, राजशेखरन को दिया गया, देवी भारती के लिए। ओके, देवी भारती, तो यहाँ पे याद रखना तमिल लैंग्वेज के लिए किसको मिला था, राजशेखरन को। इनमें से कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है, तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे पोटेशियम बोल सकते हो, फिर सोडियम कह सकते हो, है ना। ये सब क्या है, आपके रिएक्टिव है, पानी से मिलेंगे, एयर से मिलेंगे, ह्यूमिडिटी से मिलेंगे, तो यहाँ पे रिएक्ट कर जाएंगे। ओके, लेकिन सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है, गोल्ड एंड सिल्वर, ये चीज भी आप लोग याद रखना, गोल्ड एंड सिल्वर सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। ओके, वैसे बाकी सारे ही ये लीस्ट रिएक्टिव है, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्ट, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक पब्लिश इन 2023 इज मैच करेक्टली, होमलेस गलत लिखा है, रॉ अंबर गलत लिखा हुआ है, स्मोक एंड एसेस गलत लिखा हुआ है, वाटर इन अ ब्रोकन पॉट योगेश मैत्री ने लिखी है, जो कि सही है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी कहते हैं इसको शॉर्ट में, मॉस्पी। ओके, अमंग द वेरियस एनर्जी कमोडिटीज यूटिलाइज इन इंडिया, भारत में कई प्रकार की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसका खपत किया जाता है। द रिलायंस, रिलायंस वाली कंपनी वाला नहीं, रिलायंस का मतलब था निर्भरता, ऑन इम्पोर्ट इज द मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द लेटेस्ट फिगर अवेलेबल फॉर 2020-23। तो यहाँ पे इन्होंने बोला लेटेस्ट फिगर के अनुसार हमारा इंपोर्ट में सबसे ज्यादा रिलायंस किसके ऊपर है ना, कि क्या बोला है, भारत में प्रयुक्त विभिन्न ऊर्जा वस्तुओं में निम्न में से किसके आयात पर अधिकतम निर्भरता है। जो हमारा ऊर्जा बनेगा ना, जो हमारी आप मान लो थर्मल एनर्जी बनेगी जो हमारी, वो बनेगी कोयले से। ओके, तो यहाँ पे सिंपली ये पूछते हैं कि भाई आप सबसे ज्यादा, अगर आपको फ्यूल चाहिए किसी चीज के लिए, चाहे वो गाड़ी के लिए तेल हो, चाहे आपका गैस हो, सबसे ज्यादा निर्भरता हमारी किसकी है, भाई हमारे देश में तेल कम होता है ना, फूल हमारे पास भरपूर है, एथेनॉल हम बना लेंगे गन्ने से, नेचुरल गैस भी हम लोग बना लेते हैं जब थोड़ा मिल जाता है, इतना ज़्यादा खपत है नहीं। क्रूड ऑयल हमारे देश में नहीं होता, तो क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा हमारे पे क्या होता है, इंपोर्ट करना पड़ता है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट किंगडम टू बी अनेक्स्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स यानी कि हड़प की नीति कौन लाया था, भाई ये डलहौजी लाया था। ओके, और 1857 की क्रांति से पहले इन्होंने बोला कि सबसे लास्ट किंगडम कौन सा, इसको इन्होंने इस पद्धति के हिसाब से क्या किया था, एनेक्स किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब क्या होता है, हड़प की नीति, जिसके तहत अंग्रेजों ने ये बोला कि भाई अगर किसी भी महाराजा का अगर कोई उत्तराधिकारी पुत्र, दत्तक पुत्र नहीं है, तो वो सीधे सीधे हमारे अंग्रेजी साम्राज्य में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका आंसर झांसी था। झांसी को वैसे तो इन्होंने 1853 में कब्जा लिया था, मे भी हो सकता है इनको लास्ट में इस पे ऑफिशियल वो मिला हो, बट ये इनका आंसर झांसी है, मेरे हिसाब से झांसी नहीं होना चाहिए था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत में एकमात्र, ठीक है, मिश्रित वैश्विक धरोहर कौन सी है, किसके हिसाब से, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिसाब से, तो वो कौन सी है, वो है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क, एक ही है, तो याद रखना एग्जाम में आ सकता है। कंचनजंगा कहाँ पर है, भाई सिक्किम, ये भी याद रखना आप लोग, एग्जाम में आता है। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। काजीरंगा कहाँ है, आसाम में है। ओके, वेस्टर्न घाट तो पूरा बहुत सारे स्टेट्स में है। अच्छा, आपने ये बताना है कि भारत में पहला सिर्फ पूरी गर्ल्स, मतलब सिर्फ उसमें गर्ल्स होंगी, गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल खोला गया, राजनाथ सिंह ने खोला था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में खोला था 1 जनवरी 2024 में, वृंदावन, ठीक है, मथुरा। तो उस स्कूल का नाम क्या था, तो वो था सामविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ओके,
अब यहाँ पे बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विटामिन्स आर एग्जांपल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट ह्यूमन बॉडी नीड्स। नहीं भाई, माइक्रो है, ठीक है, गलत हो जाएगा ये। फॉलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट नीड्स नीडेड बाय द बॉडी। फॉलिक एसिड है ना, फॉलिक एसिड किस में होता है ये बताओगे मुझे, क्या एंट स्टिंग में होता है या नहीं होता है? ओके, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये वाला होगा किसका हो जाएगा, गलत हो जाएगा ए वाला। तो यहाँ पे आपका ओनली बी इज द राइट, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। फॉलिक एसिड। फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करते हैं, कौन सी कंट्री ने हाईएस्ट ग्लोबल फूड प्राइस इन्फ्लेशन, यानी कि वैश्विक स्तर पर इनके जो फूड के प्राइसेस है सबसे ज़्यादा महंगाई, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई में पहुंचे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका आंसर क्या है, जर्मनी दिया है इन्होंने इन चार के हिसाब से। वैसे तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज होती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जर्मनी इन चार के हिसाब से दिया है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है रिगार्डिंग रणजी ट्रॉफी फाइनल 2024 के अनुसार वो इनकरेक्ट है? इन द फाइनल ऑफ रणजी, विदर्भ वॉज बीटन बाय मुंबई, बिल्कुल ठीक है। मुंबई टीम फॉर रणजी ट्रॉफी 2024, मुंबई टीम को लीड किया था रोहित शर्मा ने। नहीं, रोहित शर्मा तो बैठ के देख रहा था। ये है आपका अजिंक्य रहाणे, तो यही वाला गलत है। ओके, सेकंड इज द आंसर। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल द इनवॉन्टरी एक्शन लाइक सैलिवेशन एंड वॉमिटिंग? उल्टी करना, ठीक है, ये सब होता है ना, वामन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे आपका राल निकलना, मुंह से पानी निकलना, ठीक है, वो सब किससे होती है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, तो मेड्यूला से होती है ना, जो कि हिंड ब्रेन में होता है। मस्तिष्क का मज्जा बोलते हैं इसको। विच कंट्री वॉज द होस्ट फॉर द यूएन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024? तो भाई इसका कौन था, सऊदी अरेबिया था, ये नॉर्मल सी बात है। ये तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कहाँ पे मनाया गया इस बार, सऊदी अरेबिया में मनाया गया। यहाँ पे ये बोल रहे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ मरकरी एंड वीनस हैव जीरो कंफर्म मून। ठीक है, मरकरी और वीनस के कोई भी मून्स यानी कि नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। बट देर आर 5 प्रोविजनल मून्स रिस्पेक्टिवली वेटिंग कंफर्मेशन फ्रॉम एडिशनल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनके 5 ऐसे हैं अतिरिक्त, क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं ऐसे, अनिश्चित भी होता है, चंद्रमा है जो कंफर्मेशन के लिए वेटिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से। तो ये भी गलत है मेरे हिसाब से, ऐसा ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन सा होते हैं, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स। ओके, ऑफ द सोलर सिस्टम हैव जीरो कंफर्म मून। इन्होंने बोला कि जीरो कंफर्म मून है एक्सेप्ट फॉर द अर्थ विच हैज वन मून। इन्होंने ये तो बोला कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इन सब के जीरो मून है, बट अर्थ का एक है। नहीं, इसका एक है, इसके दो हैं, फोबोस एंड डीमोस। तो ये वाला भी गलत हो गया, तो नीदर ए और नॉर बी। ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन मास, कोई ऑब्जेक्ट है उसका एक मास है, इज रेज्ड एट 4 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, उसको हमने ऊपर फेंका 4 मीटर अबव। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 520 जूल। फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ग्राम में इतना दिया गया तो उसका मास कितना होगा, ये नॉर्मली आप लोग को पता रहता है, इतना तो कुछ है नहीं, ठीक है। 13 इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। विच आर द फॉलोइंग बुक्स ऑन सिनेमा, यानी कि किसी फिल्म के ऊपर बुक है, इसको अवार्ड दिया गया है स्वर्ण कमल। स्वर्ण कमल एक अवार्ड होता है, ठीक है, किस में होता है, नेशनल फिल्म अवार्ड में होता है। ओके, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में होता है। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में जो अनाउंस होता है अगस्त 2023 में, इसमें सबसे बेस्ट दिया गया तो म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, द इनक्रेडिबल मेलेडियस जर्नी, इसको दिया गया। 69th फिल्म फेयर अवार्ड में किसको बेस्ट फिल्म दिया गया भाई, तो ये गया था रॉकेटरी, द नंबी नारायण इफेक्ट, द नंबी इफेक्ट बोलते हैं ना। 70th किसको दिया गया ये भी याद रखना, मे बी अगर मैं थोड़ा बहुत गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। 70th किसको दिया गया भाई, अट्टम, है ना, ये तो होगी ऑल ओवर। हिंदी फिल्म में किसको दिया गया, गुलमोहर। बेस्ट एक्टर कौन है भाई, बेस्ट एक्टर कौन होंगे बताओ, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कांतारा मूवी के ऋषभ शेट्टी को दिया गया था। ओके, स्नो लेपर्ड भाई किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के क्या है, क्या है, एक राजकीय पशु है, तो वो किसका होगा भाई, हिमाचल का होगा, ठीक है, हिमाचल का है। ओके, हाउ मेनी स्पीसीज, कितनी स्पीसीज जो है वो रेड लिस्ट में आती है, ओके, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनकी एक रेड लिस्ट वर्जन आता है, मतलब रेड लिस्ट आता है 2023 का, हर साल का आता है, जिसमें ये लोग जो नए नए स्पीसीज होते हैं किसी को एंडेंजर्ड में डालते हैं, किसी क्रिटिकल में डालते हैं, किसी को एक्सट्रीमली क्रिटिकल में डालते हैं, किसी को डेंजर से बाहर कर देते हैं। तो इन सब में यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में कितने को इन्होंने डाला है। तो कितने को डाला है भाई इन्होंने, इन्होंने डाला 9760, 9760।
अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश किया गया था वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी की यूनिफिकेशन से पहले, एकीकरण से पहले। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, कब किया था? 1993 में तो जो यूरोपियन यूनियन है इसको इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इसका यूनिफिकेशन काफी पहले हो रखा है। यूरोपियन यूनियन हैज बीन अवार्ड नोबेल, हाँ बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ब्रिटेन का एग्जिट का मतलब है ब्रेक्सिट यूरोपियन यूनियन से। ओके, ये रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह से हुआ था, तो बिल्कुल ठीक है। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से आउट हो गया, जिसके लिए यहाँ पे रेफरेंडम कराया गया था। बिल्कुल, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी एन सी इज द राइट आंसर। ओके, वो व्हेन द वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी का, ये क्या होता है आपका? आर्द्र भूमि यानी कि दलदली भूमि का दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो फरवरी 2 को मनाते हैं। ये नॉर्मली आपको पता है। ठीक है, फरवरी 2 को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस रीजन में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन है इंटरनेशनल माइग्रेशन, यानी कि दुनिया जाना चाहती है उस जगह पे, वहां से लोग सबसे ज्यादा भाग रहे हैं। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे माइग्रेट? हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है, कौन सा है? ओशेनिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कहाँ पर है? ओशेनिया का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इससे आप लोग ध्यान देना। द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम, तो ये तो आपको पता था, शानेशी है। शानेशी जिसे हम बोलते हैं शान, है ना, विंटर गेम्स का बेसिकली ये लद्दाख में जो वहाँ पे हिम तेंदुआ है, ये उसका एक तरीके से मैस्कॉट था। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ लैंड इन इंडिया डू माउंटेन अकाउंट फॉर? भारत में टोटल हमारा जो भू क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत जो है वो माउंटेन्स है? तो 30% है। ये नॉर्मल चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 के अनुसार इनमें से कौन से रीजन में, ठीक है, हाईएस्ट शेयर इन द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग एज ऑन 31/3/2023 के अनुसार सबसे ज्यादा कौन सा रीजन में सबसे ज्यादा एनर्जी का हम लोग जनरेशन, सबसे ज्यादा एनर्जी वहां पे बना रही है? तो वहां पे है वेस्टर्न रीजन। देखो, ये हो गया इंडिया, ये हो गया आपका ईस्टर्न रीजन, ये हो गया आपका वेस्टर्न रीजन। तो यहाँ पे सिंपली आपसे ये बोल रहा है कि हाईएस्ट शेयर ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, सबसे ज्यादा जो आपका एनर्जी जनरेशन होता है उसकी सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहाँ पर है भाई? वेस्ट रीजन में ही तो है। यहीं पे सारे अडानी के सारे वहाँ पे पावर स्टेशन हैं। यहीं पे ज्यादातर आपको न्यूक्लियर स्टेशन मिलेंगे, है ना, तारापुर हो गया, ये सब हो गया। ईस्टर्न रीजन में कम मिलेंगे, यहाँ पे ज्यादातर डेवलपमेंट का नहीं है, क्योंकि ये आपका रेड कॉरिडोर वाला एरिया भी है। ठीक है, नक्सल एरिया है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री लग नहीं पाती है। तो यहाँ पे वेस्टर्न रीजन आप वैसे भी कर सकते थे। What is the term for number of moles of solute present in 1 kg of solvent? तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल है ये भी, इसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। इसे हम बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी। ओके, जिसे हम बोलते हैं मोलैलिटी। अच्छा, यहाँ पे सिंपली आपसे पूछ रहे हैं इनमें से किस डिफेंस पर्सनल को, यानी कि डिफेंस के आदमी को, किस फौजी को मरने के बाद मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया था 75th रिपब्लिक डे में? तो देखो, एक तो दिया गया था अंशुमन को, कैप्टन अंशुमन को, और दिया गया था हवलदार अब्दुल मजीद को। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार के कुछ करंट अफेयर, कुछ जीके इन्होंने पूछे। जीके मुझे थोड़ी बहुत हार्ड नहीं लगी, उसका वाला पार्ट, साइंस को छोड़कर। साइंस वाला थोड़ा बहुत पढ़ना आपको पड़ेगा। करंट अफेयर इन्होंने काफी ज्यादा स्टैटिस्टिक्स सवाल पूछे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं जब आप नया पेपर पहली बार देखोगे इसका। तो मेरे हिसाब से आपको बाकी तैयारी कर लेनी चाहिए। इसकी तैयारी कैसे करेंगे इसका भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। ठीक है, प्लीज आप लोग देख। जय हिंद।